कराची में अमन क्यों नहीं हो पाता और इसमें सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारी है? एमक्यूएम का यहाँ ख़ास तौर पर जिक्र करना होगा। कराची अर्बन एरियाज़ का बड़ा मैंडेट सिंध के इलाकों में एमक्यूएम के पास है और जितनी भी आप कह लें कि इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं या नहीं लगते हैं, हालिया तारीख में जितने इलेक्शंस हुए उसमें जीतने वाली जमात का नाम एमक्यूएम ही है कराची के अंदर से लार्जली। 92 में ऑपरेशन होता है तो कहा, बाद में जो अब हमारे पास तारीख है वो ये बताती है कि उस वक्त की फ़ौज ने नवाज शरीफ साहब को अंडरमाइन करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया। पोलिटिकल गवर्नमेंट फुली ऑन बोर्ड नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था कि कराची में अमन व अमान बहाल करना है। लेकिन फिर एमक्यूएम एक विलन के तौर पर हमें सामने नजर आई कि कराची के अंदर जितनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है उसके पीछे एमक्यूएम है। टारगेट भी बनी अल्टीमेटली और फिर जनापुर के नक्शे भी सामने आ गए और ये बताया गया कि ये कराची को सिंध से अलहदा करने का एक प्लान था और हमने जाके ढूंढ लिया। 12, 14, 15 साल, 20 साल यही कहानी पूरे पाकिस्तान में चलती रही, लेकिन हालिया सालों में एक चीज़ और सामने आई कि नहीं, वो सारा कुछ ही फेक था, उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी, सारी चीज़ें झूठ थी। फिर एक पीपल्स पार्टी का दौर शुरू होता है। जनरल नसीरुल्लाह बाबर ऑपरेशन करते हैं और जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने भी एमक्यूएम को फोकस रखा, टारगेट रखा और कहा यह गया कि एमक्यूएम के बहुत से लोग थे वो यहाँ टारगेट किलिंग में और भत्ताखोरी में इन्वॉल्व थे, इसलिए ये ऑपरेशन करना नागुज़ीर है। कराची में फिर भी अमन नहीं हुआ। हकीम सईद का मर्डर होता है कराची में। उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो चेंज की जाती है, गवर्नर राज लग जाता है। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर जो थे, तीनों प्राइम मिनिस्टर बल्कि कहना चाहिए, 2 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची के हालात की वजह से बरकरार नहीं रह पाती। बेनज़ीर के ऊपर जब इल्ज़ामात और चार्जशीट सामने आई तो कराची की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी वो भी चार्जशीट के अंदर शामिल थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मिलिट्री टेक ओवर और उसके बाद एमक्यूएम उनकी इत्तेहादी जमात बन जाती है कुछ ही अरसे में। कराची 2007 तक काफ़ी पुरअमन रहता है। 2 अदवार यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, नेमतुल्लाह का दौर और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल का, जिनका एमक्यूएम से ताल्लुक़ है, एमक्यूएम की सपोर्ट से ही वो जीते। कराची में बेपनाह तरक्की भी हुई, लेकिन 2007 के आखिर में फिर हालात बदलने शुरू हो गए। इलेक्शंस का ज़माना आता है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और उसके बाद से आज तक की तारीख में कराची में दोबारा अमन नहीं हुआ, टारगेट किलिंग जारी है। और नवाज शरीफ साहब अपने तीसरे दौर में दोबारा एक फ़ौजी कार्रवाई का फ़ैसला करते हैं, ऑपरेशन का कराची में फ़ैसला करते हैं और इसकी मांग एएनपी भी करती है और ख़ुद एमक्यूएम मांग करती है कि यहाँ कार्रवाई की जाए। रेंजर्स को लीड रोल में लाया गया है, लेकिन जिन जमातों ने सबसे पहले डिमांड की थी उन्हीं डिमांड करने वाली जमातों ने सबसे ज़्यादा एहतजाज भी शुरू कर दिया, जिसमें एमक्यूएम भी सर फहरिस्त है। कराची के मसाइल के ऊपर हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज तक हल नहीं ढूंढ पाए कोई भी। बहुत सी बातें की जाती हैं कि ये कर लें तो ऐसे हो जाएगा, अगले दिन जाके वो चीज़ झूठी पड़ जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ से लाइन क्रॉस करती हैं, जुडिशरी क्या काम कर सकती है। चीफ जस्टिस कराची बैठे हुए हैं और 2011 की जो उनकी जजमेंट है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को मोर्दे इल्ज़ाम वो ठहरा चुके हैं। तो ये आज के हमारे ओवरऑल एक परव्यू है प्रोग्राम का, जिसमें हमने सवाल जवाब करने हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड काबिल एहतराम शख्सियात हैं जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं। हैदराबाद से रिजवी साहब और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, वेलकम करता हूँ जी दोनों को। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, क्यों अमन नहीं हो पाता कराची? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कराची में बदअमनी मुसल्लत की जाती है और ये ज़्यादातर मसनूई बदअमनी है। कौन करता है? मैं वो क़ुव्वतें जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कौमी सियासत करने से रोकना चाहती हैं। एमक्यूएम की परवाज़ रोकी जाती है, एमक्यूएम के पर काटे जाते हैं और आपने तो खुद अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा कि हम पर सिर्फ बदअमनी कायम करने के इल्ज़ामात नहीं लगे, मुख्तलिफ़ जराइम में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात नहीं लगे, हम पे तो जिनापुर बनाने का इल्ज़ाम भी लगा है। हम पे तो इससे भी यानी रॉ का एजेंट होने का इल्ज़ाम भी एमक्यूएम के ऊपर लगा है। लेकिन ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि जिन लोगों ने 1992 के ऑपरेशन की बुनियाद इन्हीं इल्ज़ामात पर रखी थी जो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने 17 साल के बाद उस वक्त के कोर कमांडर जनरल नसीर अख्तर हैं, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो उस वक्त एक ऑपरेशन में शामिल थे, उन लोगों ने टेलीविज़न पर आकर पब्लिकली ये कहा है कि ये इल्ज़ाम एक पॉलिटिकल स्टंट था। वो तो मैं खुद कह रहा हूँ। देखिए, उनकी तो अदा ठहरी और 17 सालों में
खुला और मख्फी ऑपरेशन जो एमक्यूएम के खिलाफ है। एमक्यूएम के तो हज़ारों कारकुनों को मावरा अदालत कत्ल किया गया ना। डॉक्टर फ़ारूक होता है, लेकिन आपका और फ़ौज का आपस में किस किस्म का रिश्ता है, या आज तक मैं समझने से कासिर हूँ। आपकी जमात के ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि आपको बनवाने वाली फ़ौज है। आपने वो पुराने हमारे जनरल बेग साहब के वो जो स्टेटमेंट्स हैं और वो इंटरव्यूज़ पुराने मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं उनके पढ़े होंगे कि यहाँ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से बहुत परेशान थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है बननी चाहिए। आप कहते हैं कि ये मुआशी और माशरती नाहमवारी थी जिसकी वजह से जवाज़ बना एमक्यूएम के और ये ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन फिर उन्हीं के साथ आपका तनाव भी रहता है, मोहब्बत भी रहती है। हिस्ट्री यही है अभी तक। देखिए, ये हमारा इंतखाब या चॉइस नहीं है कि हम किसके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करें या हम खुद ये चूज़ करते हों कि हमें अब ताल्लुकात ख़राब करने हैं। ये इशू नहीं है। बात यह है कि हम एक पुरअमन, कानून पसंद, एक जमहूरी सियासी जमात के तौर पर काम करना चाहते हैं और हमारे क़याम के से लेकर आज तक जब हमें काम करने का मौका मिला, जब हम पे एक गैर आइनी पाबंदी थी, एक गैर आइनी पाबंदी थी, गैर एलानिया पाबंदी थी, जब वो पाबंदी ख़त्म हुई तो हमें 5 साल आवाम की खिदमत का एक मौका मिला। तो हमने पाकिस्तान की एक मुतवसत और गरीब तबके की जो एक रोल मॉडल जमात होती है, पूरे मुल्क में हमारी मकबूलियत उस वक्त क्या थी अगर आप देख लें, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मकामी हुकूमत के ज़रिए से यहाँ जिस तरह शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, कराची दुनिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला 12वां शहर बना, $1 अरब की यहाँ सालाना सरमायाकारी शुरू हुई, कराची के बदौलत पूरी पाकिस्तान में $5 अरब की और देखें टारगेट किलिंग की उस वक्त कोई इस्तिलाह मारिज़ वजूद में नहीं थी। आप भत्ता खोरी के वाक़यात देख लें, उस वक्त का क्राइम रेट देख लें, ग्राफ देख लें। नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैं तो आपको, अगर आज मुझे ये मालूम होता इस प्रोग्राम की ओवरऑल इसका क्या बैकग्राउंड है, मेरी जगह वसीम अख्तर आ रहे थे, तो मैं तो आपको सरकारी आदादो शुमार से ये बात साबित करके बताऊंगा कि भत्तों की भत्ता, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मंशियात फरोशी, असलहा फरोशी, इन सब के पीछे अगर आज गुज़िश्ता 5 सालों से जब इन जराइम में इजाफा हुआ है, उसकी दानिस्ता नादानिस्ता एक सरकारी सरपरस्ती हुई, किस तरह हुई, क्या हुआ, इसकी तफसील में भी हम जा सकते हैं। और उसके नतीजे में आज कराची में ये सूरत हाल हुई। तो हमने सबसे पहले ये कहा, पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ उससे पहले 5 सालों में ये कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे साबित कर सकता हूँ, मुतफिक हूँ आपसे, मुतफिक चैलेंज नहीं कर रहा। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये जो 5 साल ये हैं, 6 साल और इससे पहले के 5 साल हैं, उसमें एक बुनियादी फ़र्क ये बताया जाता है कि उस वक्त बिला शिरकत गैरे आप इन पावर थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आप इत्तेहादी थे, बड़े तगड़े थे कराची में। 2008 के इंतखाबात के बाद तकसीम शुरू होती है, पीपल्स पार्टी पावर में आती है, ANP कुछ इलाकों में ताकतवर होती है, तभी उस लड़ाई की बुनियाद पड़ती है। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? नदीम, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ 90 बहुत पर शुक्रिया कि आज आप माशाल्लाह 90 तशरीफ़ फरमा हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने वक्त निकाला और आप 90 तशरीफ़ लाए। और मसला नहीं हुआ अभी तक, यकीन है कि क्योंकि बहुत से लोग सलामत जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि 90 में जो जाएगा ना वो पटिया बंदी होंगी या वापस जाएगा तो सही सलामत नहीं होगा। ये ऐसे हालात नहीं है। माशाल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप उस तासुर की नफ़ी कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि इख्तियार कुछ और चीज़ है और सरकार कुछ और चीज़। बेहतरीन ये होता है कि जिसका इख्तियार हो, यानी मैंडेट हो, उसी की सरकार हो। मगर पिछले 5 वर्षों में देखने को ये मिला कि मैंडेट किसी और का था और सरकार किसी और की थी। हमारे पास बड़ी बदनसीबी ये है कि एक अर्बन रूरल डिवाइड है। जो देही मैंडेट है, जब वो रूल करता है शहरी मैंडेट को, तो उस शहरी मैंडेट का जो एहतराम है या उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनका जिस तरह ख्याल रखा जाना चाहिए उस तरीके से नहीं रखा जाता। जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल दूं। पाकिस्तान में जो हुकूमत जाती है, सबसे पहले उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगने शुरू होते हैं। क्या जो जाने वाली सिंध हुकूमत थी पिछले 5 वर्षों की, उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे? नहीं लगे। क्यों नहीं लगे?
क्योंकि मीडिया के पास कराची के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस करने के अलावा और कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। तो अगर किसी का कोई नेफेरियस डिजाइन है कि अपनी कारकर्दगी को कराची के लॉ एंड ऑर्डर की गाब में छुपाकर आगे निकल जाओ, तो किसी को सूट करता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि कराची का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनको सूट करती है। हैदराबाद रिजवी साहब, लेकिन इसी अरसे में जो 5 साल का अरसा आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अगर कायम अली शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा तो इसकी शायद एक वजह यह भी है कि एक तासुर ये था कि कायम अली शाह को रिमोट कंट्रोल चलाया जाता है। इसी अरसे में टप्पी साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम थे, तो वो ठेके लेने में, या तो आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन ये रियलिटी है। मेरे ख्याल से वहाँ तगड़ा आदमी कुछ और था। शोज में ये वाली बात जो हैदर भाई कह रहे हैं, ये कितने टॉक शोज में जो है वो डिस्कस हुई? अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हाईलाइट हुई, ये तो मैंने कह दिया तो आपको याद आ गया। लेकिन यहाँ टर्फ बैटल्स हैं। पहले जो मुजफ्फर साहब हैं, ओएस मुजफ्फर साहब हैं, उससे पहले भी कुछ डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। पिछले 5 साल में यही कैफियत मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, उससे पहले भी कुछ डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर्स तो रहे हैं, मगर उसके ऊपर बात नहीं हुई। मतलब खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन खुलेआम डिस्कस हुई, फिर ये बलूचिस्तान की करप्शन खुलेआम। हैदर भाई, यहाँ तो फिर मेरा वो सवाल जो था वो एस्टैब्लिश हो जाता है कि कराची में टर्फ बैटल्स की बुनियाद इसलिए पड़ी कि टप्पी साहब को भी अपना इलाका चाहिए था। एमपी ने भी अपना इलाका लेने की कोशिश की, तो यहीं से वो अगर लियारी का सिर्फ इशू कराची के लॉ एंड ऑर्डर में सिर्फ लियारी डिस्कस हो तो शायद किसी को सूट करे ना, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो करप्शन है, या यहाँ पर जो इल गवर्नेंस है, या यहाँ पर पिछले 5 वर्षों की जो कारकर्दगी है ओवरऑल गवर्नमेंट की, वो तो छुप गई कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। ये बात सही है, उनकी इनएफिशिएंसी उस कदर डिस्कस नहीं हो सकी जितनी लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस हो सकता है कि ये किसी को सूट कर रहा हो भाई, तो किसी ने जानबूझकर तवज्जो ना की हो, बल्कि शायद वो पार्ट एंड पार्सल भी रहा हो। लिहारी बड़ी चीजों का आप खुद को कितना रिस्पॉन्सिबल जानते हैं? क्योंकि 5 साल आपने जो कुछ किया, रोज रूठते रहे, रोज मानते रहे, आपने बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट। मैं तो अर्ज ये करूंगा कि मैं तो मारे बांधे बैठा रहा, उठने की कोशिश की, भागने की कोशिश की। मारे बांधे क्यों थे आप? मैंने तो बड़े वाज़ेह, कोई दबाव नहीं था आप पे, पॉलिटिकली इलेक्टेड थे, लोगों ने आपको मैंडेट दिया था। वाकया आप भूल गए कि मैं गवर्नमेंट से बाहर आया और 105 लोग कटी पहाड़ी पर 5 दिन में मार दिए गए। ना पुलिस ने मूव किया, ना कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने मूव किया, कत्लेआम होता रहा 5 दिन। किसी ने कोई पुरसाने हाल नहीं था। पानी और खाने को लोग उस एक महदूद इलाके में तरस गए। तो इस प्रेशर की वजह से, एक दबाव से, और इस दबाव से वापस आ गए। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मुझे करने दें। बहुत सारे ऐसे दबाव थे जो शायद गैर मुल्की थे आपके ऊपर। मैं इस बात को 100 बार कह चुका हूँ। वो गैर मुल्की क्या थे? मैं बेशुमार है। हमें ये कहा गया था कि अगर ये सूरत हाल बनती है, आप हुकूमत से बाहर होते हैं, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर इन पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये किसने कहा? मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये किसी गैर मुल्की ने कहा। मेरी कुछ बारीकियां हैं, ये किसी गैर मुल्की ने कहा। मैं इसको 100 बार कह चुका हूं पहले। ये फारूक साहब, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स, पाकिस्तान के बाहर का कोई बंदा आके एमकेएम को ये कहे कि आप हुकूमत से बाहर हुए तो आपको एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स हम जानेंगे। देखें, असल में बात कौन था? देखिए, बात ये है कि नाम नहीं लेना चाहते हम कि माजी में ब्रिटिश हाई कमिश्नर से आपने नाम नहीं लेना है, तो वो अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो हमें पता चलना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में से भी कुछ लोग इस तरह की बात हमारे साथ शेयर करते थे, तो उसका एक बैकग्राउंड है, पस मंज़र है ना। देखिए, हम इससे पहले भी जब 2 हुकूमतों से, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बाहर आए, डॉक्टर फारूक सुल्तान, लेकिन इसका एक तासुर ये उभरता है कि हम कराची को लंदन के जरिए मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ना करे, तो फिर तो एक और जुल्म हो जाएगा ना। लोगों ने आपको वोट दिए है ना। देखिए, ये तासुर नहीं कायम होना चाहिए। कितनी सादा बात करते हैं नदी। मुझे जवाब देने दे फारूक भाई। पूरी दुनिया किसी एक जगह से मैनेज हो रही है भाई, मानो या ना मानो। शाम के हालात अपनी उनकी मर्जी के नहीं है, बहरीन के हालात उनकी अपनी मर्जी के नहीं है, यमन के हालात उनकी अपनी मर्जी के नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंट्रोल हो रहा है। इतनी सादगी से कहकर आगे निकल जाने के कोई माने नहीं होते। इन्फ्लुएंसेस हैं, और जो अगर आपको नहीं पता तो मुझे हैरत है। क्या लोकल पार्टी, अगर आप नहीं जानते तो मुझे अफसोस है। क्या जो हमारी मुकामी जमातें हैं, तनाजुर में ले लें, क्या हमारी मुकामी जमातें इन्फ्लुएंसेस का हिस्सा तनाजुर में ले लें कि ये तीसरा या चौथा मुसलसल मार्शल लॉ था
और इससे पहले 2 मरतबा जब हुकूमतें या 4 मरतबा हुकूमतें बरतरफ हुई 90 की दहाई में, 2 PMLN की, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनमें से 3 हुकूमतों में शामिल थी और 3 हुकूमतों से अलहदगी के कुछ माह के बाद या 1 साल के अंदर वो हुकूमतें जो उनका धरन तख्ता हुआ, तो उसका सारा मलबा जो जमहूरियत पटरी से उतरी वो ताले आज़मा की ताले आज़माई पर नहीं, किसी सदर की 58(2)B के इस्तेमाल पर नहीं, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर दोनों बड़ी जमातों ने और पाकिस्तान की बाकी जमातों ने भी ये कहना शुरू कर दिया और आपने भी ये तासुर कायम किया कि आपके जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं आपके भी, उसमें कभी आप उनके बिल्कुल जो है वो फेस टू फेस नज़र आते हैं, कभी आप उनकी बी टीम नज़र आते हैं, आपके ताल्लुकात है किसने। तो मैं यही बता रहा हूँ कि हमें जब 5 साल अगर सदर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जैसी जमहूरियत भी चली और कायम हुई, उसका ये असल आजमाइश था कि ये जमहूरियत के 5 साल चलते हैं नहीं चलते हैं। अगर कराची का कोई भी टर्मोइल, ये गुज़िश्ता तमाम हुकूमतों की बरतरफी में कराची के टर्मोइल का एक अमल दखल रहा है, ये कोई बाई डिज़ाइन नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट रहा, या ये कि इस तरह इसको मैनेज किया ताले आज़माओं ने, जमहूरियत को पटरी से उतारने वालों ने। हम बहुत कॉन्शियस थे इन 5 सालों में और हमें ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तान को मौका देने के लिए, स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम को मौका देने के लिए, जमहूरियत को पूरा मौका देने के लिए, मईशत का दारोमदार कराची के शहर पर है, मईशत को मौका देने के लिए, और सिंध में दही और शहरी सिंध महंगी जो कायम हुई थी बड़ी मेहनतों के बाद, दिन और रात की कोशिशों के बाद, उसको कायम व दायम रखने के लिए कम से कम जो हमारा एक हम पर जो कर्ज था कि उन 5 सालों में कहीं हमारे ऊपर उंगली ना उठाई जाए, ये भी एक दबाव था, ये भी एक हम पर दबाव था। महंगी किस किस्म मैं अर्ज करता हूं आपसे, कि मैं जवाब जिसमें देता हम हूं। रोजाना देखते थे कि MQM खफा है और रहमान मलिक आते थे और आपकी बातचीत होती थी तो आप मान नदीम, मैं जाते अर्ज थे, वो करूं, महंगी नहीं मुझे थी। सिर्फ एक फारूक भाई की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप फेदर इन द कैप कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार एक जमहूरी हुकूमत ने दूसरी जमहूरी हुकूमत को इख्तियार सौंपा है। बिल्कुल सही बात। इसकी कीमत MQM ने चुकाई है भाई, हमने चुकाई है इसकी कीमत। अगर हम 5 साल तोहन व करहन, मारे बांधे जबरन अगर ना जुड़े रहते और उस कीमत पर जिस पर हमने अपने लोगों के लाशें उठाए, बर्बादी हमने देखी है, अगर वो ना होती तो शायद ये फेदर इन द कैप बहुत सारे लोगों के पास ना हमने होता। अम्मा के लिहाज से वैसे ही भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी अलहदगी के बाद अगर 90 की दहाई वाली सूरत हाल होती और वो हज़ारों मावरा अदालत कत्ल होते हमारे कारकुनों के, और हर दूसरे दिन हम जो है वो यहाँ हड़तालों की कॉल देने पर मजबूर होते, या पाकिस्तान की मईशत को उससे कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता, और फिर उसके ऊपर कर्फ्यूज इम्पोज होते। अभी क्या हो रहा है? देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी क्या हो रहा है, इसके पीछे आप कौन है? वो तो मैंने माजी पूरा डिस्कस कर लिया ना, आपने भी डिस्क्राइब कर दी पूरी मतलब कम से कम हमने ये बता अभी क्या हो रहा है? ये बात देखें, हैदर भाई ने वाजे किया कि इख्तियार हमारे पास उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं था, लेकिन आज ये लोगों को वाजे कि हम ऑपोजिशन की जमात आपने तालियाज़मा कहा तो मेरे ज़हन में उसके लिए एक मिलिट्री जनरल का नाम आता है, लेकिन अभी कौन है? कराची में कम से कम 10 डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं। कराची में मैं मान लेता हूं कि कराची की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग MQM, हो सकता है कि उसमें भी कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हो सकता है, बाकी सारी जमातों में भी हैं, मगर ये एक एलिमेंट है। बाकी जो लैंड माफिया है, जो ड्रग माफिया है, जो असला माफिया है, जो कलदम तंजीमें हैं, जो यहाँ पर बैन आउटफिट्स हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो यहाँ पर इसी किस्म के दीगर लियारी गैंग वॉर है, दीगर गैंगस्टर्स हैं, ये जो सारी सिचुएशन है, 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं, बिसाइड्स पॉलिटिकल एलिमेंट 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स हैं, और उनको हैदर साहब आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से सवाल करना चाहूँगा कि जो लोग लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस हैं, मैं पीपल्स पार्टी के एक साहब का आगे भी नाम लिया, फिर उनका नाम आ जाएगा, 3-4 और लोग भी उनकी जमात में होंगे, 3-4 लोग ANP में बैठे होंगे, कुछ 4-6 लोग आपकी जमात में भी होंगे। कहीं ना कहीं सिलसिला वो जो पुष्ट पनाही है वो ऊपर आ जाती है। मैं जब से आया हूँ कराची में, मैंने इतनी ब्रीफिंग सुनी है कल से आज तक, और उसमें यहाँ माजरत है कि वो टप्पी साहब मेरे साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे, मुझे उनका नाम कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ MQM नज़र आ रही है, तो यू पार्टीज हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपको एक चीज़ आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये टेलीविज़न टॉक शो, आप हमारे से भी एक ब्रीफिंग ले लें, आदाद शुमार कौन कौन से टाउन्स है कराची में जहाँ एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम या इसी तरह लैंड ग्रैबिंग, उसके जराइम जो है वो ऊपर हैं या जो बेकाबू हैं,
कितने टाउन्स हैं, कौन से थाने हैं, मैं आपको पूरी स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सारी बातें बता दूंगा। आज अगर किडनैपिंग और रैंसम की वारदातों में कमी हो रही है तो ये जो टारगेटेड ऑपरेशन है उसके शुरू होते ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 6 माह में 42 के करीब जो किडनैपर थे उनका इनकाउंटर हुआ है और रिकवरी कराई गई है बहुत कामयाबी के साथ। जहां फोर्स ने अपनी जिम्मेदारी के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ साइंटिफिकली एक्ट किया, वहां पर आप देखें आपको रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। एक्सटॉर्शन में अगर कमी हुई है या इस ऑपरेशन के बाद, तो जितने भी गैंगस्टर्स थे, देखिए इंतहा पसंदों, दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर का गठजोड़ भी है इस शहर में। जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स इन्होंने 10-15 गिनवाए, उनकी आपस में सबकी कन्वीनियंस, मैरिजेज ऑफ कन्वीनियंस हैं, वो मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। और कराची अगर ये बदमनी, लाकानूनियत, तशद्दुद, दहशतगर्दी यहाँ कायम रहती है तो उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो जराइम के जरिए से ये लूट मार का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रखे। अच्छा फारूक भाई, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। के बाद आपको अंदाजा होगा, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर आप टॉक शो करेंगे तो आप बहुत क्लियर माइंड के साथ करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक ले लूँ तो ब्रेक से वापस आऊँगा तो हैदर भाई आपसे भी पूछूंगा कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, इसमें या हमारे बच्चे हैं या इस शहर के कारोबारी हजरात हैं उनके बच्चे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। अपने बच्चे अगवा हों और बंदूक लेके कोई बंदा रैंसम मांग रहा हो तो इससे ज़्यादा अलमिया नहीं हो सकता। ब्रेक ले लूँ, इसके बाद आपसे इसी सवाल से स्टार्ट करूँगा। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। MKM के मरकज़ 90 के बाहर बैठे हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ हैं। कराची में अमन कैसे हो, यहाँ की लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बेहतर बनाई जा सके, सुकून से सुख का सांस वो ले सकें। हमने जहाँ ब्रेक ली थी हैदर भाई, वहाँ था किडनैपिंग फॉर रैंसम का सवाल। अपने बच्चों को महफूज बनाना, ये तो मैं भी चाहूँगा, आप भी और हर एक शख्स चाहेगा। हम क्यों नहीं महफूज बनाते? देखिए नदीम, मुश्ताक अहमद यूसुफी इस दौर के सबसे बड़े कलमकार हैं जो तंज़ो मिज़ाह के, उनसे बड़ा राइटर उर्दू में पैदा नहीं हुआ तंज़ो निगाह के हवाले। उन्होंने एक जगह अपनी किताब ज़रगुज़िश्त में एक जुमला लिखा कि कराची एक ऐसी गाय है जिसका दूध तो सब पीते हैं मगर चारा कोई नहीं डालता। यहाँ तक के जो तालिबान और दीगर दहशतगर्द कलदन तंजीमें हैं उनकी भी इकॉनमी कराची से चलती है। और इस शहर में वो बैंक रॉबरीज जो करोड़ों की हैं, या हमारे उन ताजिरों को, सनतकारों को अगवा करना या उनके बच्चों को अगवा करना, ये एक नॉर्मल क्राइम नहीं है। ये बाकायदा बाई डिजाइन एक तरीक़ेकार है जिससे इन दहशतगर्द तंजीमों की इकॉनमी चलती है। और उसके पीछे जो नेटवर्क्स हैं आप उनका अंदाजा कर सकते हैं। वजीर आजम गिलानी साहब के बेटे को अगवा किया गया, सलमान तासीर साहब के बेटे को अगवा किया गया, दिन दहाड़े किया गया, सबके सामने किया गया। हमारा साबिक वजीर आजम और साबिक गवर्नर मुज़ाकरात ही करते फिर रहे हैं बेचारे, सबको पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। और यहाँ पे भी सूरत हाल है कि ये अगवा बराए तावान और उसके नतीजे में दिए जाने वाले तावान की खती रकम कहाँ जा रही है, डॉक्टर फारूक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रोक सकती। ऑपरेशन शुरू होने के बाद इसमें कमी आई, वो कहाँ गए? वो जो किडनैपिंग फॉर रैंसम में मुलव्वस थे, अगवाकार किधर गए? देखिए, किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाक़यात में तो गुज़िश्ता 6 माह से बतदरीज कमी हो रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई पॉलिसी, एक फ़ैसला किया गया कि जो रैंसम दिया जाता है उस मौके पर यह रिस्क ले लिया जाए कि जो अगवा करने वाले हैं अगर वो हमला करते हैं लॉ एनफोर्समेंट इदारों के ऊपर, उनकी टीम पर जब रेड करने जाती है तो फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाए और उसके नतीजे में कोई 42 के करीब अगवा बराए तावान में मुलव्विस जराइम पेशा अनासर को जो है वो कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है ये काउंटर में। उसके नतीजे में ये वारदातें और वाक़यात कम हुए हैं, जबकि एक्सटॉर्शन के वाक़यात में ऑपरेशन के बाद कमी आई है। लेकिन उसकी बड़ी वजह यह है
कि जो बड़े गैंग्स जिनके नाम अभी हैदर अब्बास रिजवी ने भी लिए, उनके लोगों को सेफ पैसेज दिया गया। किसने दिया सेफ पैसेज? देखिए हुकूमत ने ही दिया ना। हुकूमत ने, ये मैं इस पे सवाल पूछूंगा। देखिए मैं तो बिल्कुल, मैं तो देखिए मेरा हक है, मैं ऑपोजिशन की पार्टी हूं। अब मैं और हुकूमत ने दिया। अब मैं किसी, देखिए पहले शायद मुरव्वत के मारे मैं नहीं अपनी जबान खोलता था, मैं अब ऑपोजिशन की जमात हूँ। दोबारा सुनना चाहूंगा, किसने सेफ पैसेज दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सेफ पैसेज दिया। उनको रोका क्यों नहीं गया? और ये जब ऐलान किया जा रहा था तो उसी वक्त ये जो है वो रुकावट क्यों नहीं डाली गई? सिक्योरिटी बीफ अप क्यों नहीं गई एयरपोर्ट पे या कोस्टल एरियाज में, कि जहां से लॉन्चों पे बैठकर लोग दुबई निकल जाए, या एयरपोर्ट के ज़रिए से जो है वो लोग दुबई चले जाएं और वहाँ के महल्लात में जो है वो आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी भी दुबई में मौजूद है और नोन है जी। ये हमें लोग जब वहाँ से आते हैं तो ये बताते हैं कि वहाँ उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा कोई है। आप 3-4 के नाम ले सकते हैं मेरे सामने? देखिए मैं ये समझता हूँ, नाम लीजिए, आज ये लाइव जा रहा है। देखिए मैं भी जाकर उनसे सवाल पूछूंगा लॉ एनफोर्समेंट वालों से कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए नाम लेना मेरे लिए बहुत आसान है, लीजिए नाम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि या तो अगर उन्होंने भी कोई सियासी वो जो है वो नुमाइंदगी इख्तियार की हुई तो उनके नुमाइंदे मौजूद हो, मैं तो उनके सामने भी नाम लेने के लिए तैयार। आप बोलिए, ऑन एयर बोलिए। मैं इसलिए कि अभी उनमें से कोई मौजूद नहीं है, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। मैं ये समझता हूँ कि कौन सा मेंबर है लियारी अमन कमेटी का जिसके खिलाफ खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पिछली हुकूमत के अंदर FIR नहीं कटी? अगवा बराए तावान की FIR से, शेरशाह कबाड़ी मार्केट पर जो अटैक हुआ, जो 14 लोगों को वहाँ ताजिरों को शहीद किया गया, वो FIR है। उनके सरों की कीमतें लगी हुई हैं और वो बड़ी सूरत के और आसानी के साथ आते और जाते हैं। कोई एयरपोर्ट पे उनके लिए रोक टोक नहीं है। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनके बड़े रहनुमा जफर बलोच साहब जब जहाँ बहक हुए, उनका अंदरूनी जो एक झगड़ा है उसके किसने मारा जफर बलोच? मुझे ही नहीं पता, लेकिन उनका एक अंदरूनी झगड़ा है, ये जो हुर्फ आम में बात है। आजकल तो उसके बाद चल रहा है बाबा लाडला और उजैर बलोच ग्रुप का, वो मारामारी चल रही है वहाँ पे। लेकिन वहाँ रेंजर्स घुसे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए। आई होप कि वो किसी को जिस पकड़ हद सके। तक उनको कामयाबी मिलनी चाहिए शायद उस हद तक अभी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मैं ये रेंजर्स वाला सवाल रह जाएगा, आपने कर ही दिया जिक्र। रेंजर्स क्या सही प्रोफेशनली एफिशिएंटली ऑपरेशन कर रहे हैं? देखिए, जब हम रेंजर्स से बात करते हैं इस हवाले से तो उनका रोना ये होता है कि जब तक पॉलिटिकल कवरिंग रहेगी, जब तक जो कोई भी ऑपरेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो वो पॉलिटिकल कवरिंग या पॉलिटिकल बैकिंग जो है उसको कम करने की जरूरत है ताकि फिर अक्रॉस द बोर्ड हो काम। कल मैंने उनका इंटरव्यू किया DG रेंजर्स का और उन्होंने कहा कि MQM कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात आपके थे। तो मैंने बराह रास्त सवाल पूछा, उन्होंने कहा MQM कोऑपरेट कर रही है, मिस्टेक्स हो सकती हैं लेकिन हम MQM को टारगेट नहीं कर रहे। इसी तरह उन्होंने बाकी जमातों से भी कहा कि कोऑपरेशन मिल रहा है। आपका ख्याल है कि ऑपरेशन में क्रॉस द बोर्ड है या सिलेक्टिव है? आपके खिलाफ कोई ढूंढ के कार्रवाई की जाती है कि ये बंदा हैदराबाद से मिलता है, इसके खिलाफ तो कार्रवाई कर लो, ये फारूक सत्तार से मिल रहा है, इसके खिलाफ ना कार्रवाई करो, ऐसी चीज तो नहीं है? जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर ऑपरेशन के मकासद हैं और जो डिमांड है वो MQM की ही डिमांड, आप ही की डिमांड, इंटेलिजेंस ओरिएंटेड टारगेटेड एक्शन शुरू हुए, तो इसका क्रेडिट तो हम लेते हैं। और स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसके जो मकासद हैं कि कराची से जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो कोई हो और किसी पार्टी से हो, किसी ग्रुप से हो, किसी माफिया से हो, किसी गैंग से हो, उनको कानून के हवाले करना है। हम बिल्कुल राजी हैं और यही हमारा मकसद भी है। कि रेंजर्स इवन हैंडेड ऑपरेशन कर रही है या नहीं कर रही? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ उसमें अगर टेक्टिकल लेवल पर इश्यूज हैं, अगर मेरे एंड पर हैं तो मैं उसको करेक्ट करने को तैयार हूँ, अगर आपके एंड पर हैं तो आप भी करेक्ट करने को तैयार हो जाएं। एक और अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कहीं कोई गलती होती है, टेक्टिकल लेवल पर कोई इशू है, एड्रेस करें, इसकी समत हमें इसको आगे लेके चलना है। हैदर भाई, एक होता है टेक्टिकल लेवल पे आप मिस्टेक्स करते हैं, एक होता है विलफुल बाय डिजाइन आप करते हैं। These are mistakes or by design? देखें ये तो कोई, but I would like to answer this question first. देखिए मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर एक बड़ी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई एक शख्स अगर किसी अपनी इल विल के साथ कुछ करता है तो मैं उसको टेक्टिकल गिनूंगा। तो ये इल विल इज देयर नहीं, मैं आप मेरी बात को फिर नेगेटिव कॉनोटेशन में ले गए। मैंने कहा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक शख्स मनमानी करता है तो मैं उसको टेक्टिकल लेवल पे गिनूंगा, स्ट्रेटेजिक नहीं गिनूंगा। बट वन शख्स कैन गो रॉन्ग। उसको if the organization goes wrong then that is questionable. That's what I'm saying. तो मसला है कि That's exactly what I'm saying. हम जब दूसरों के लिए ये स्पेस रखते हैं कि पूरे इदारों को हम मैलाइन नहीं कर रहे,
हम हुकूमत को भी ये नहीं कह रहे कि हुकूमत नीम दिली के साथ या बग़ैर दिल के साथ ये ऑपरेशन कर रही है। हमने कोई पीपल्स पार्टी को भी ये नहीं कहा। जहाँ जहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे ख़दशात हैं, हम अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि उससे हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी और जो हुकूमत, सियासी हुकूमत है, उसको भी हम आगाह करते हैं। और उन्हें भी ये चाहिए कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात हैं, जैसे एक हमारे कारकुन 52 साला क्या रेंजर साहब की बात सुन रही है? दिलशाद, उसको जो बिल्कुल जो वाक़यात बताते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे गिरफ़्तार करके ले गए, फिर उस पर बहीमाना तशद्दुद हुआ और जिस कैफियत में उसे उसके भाई के हवाले किया गया, या जो कानून नाफिज करने वाले थे वो खुद वहाँ सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी तक पहुँचा कर गए और उसके बाद फिर वो वेंटिलेटर पर आ गया, फिर आगा खान में उसने दम तोड़ दिया। ये आपके इल्म है। मैंने ये नहीं देखा किस हालत में हैंडओवर हुआ, लेकिन जो उनके ऑफिशियल से मैंने बात की, जो जहाँ पे पकड़ा गया, तो वो कह रहे थे कि जब हमने हैंडओवर किया तो उस वक्त वो इस हालत में नहीं था, उसको कुछ मेडिकल रीजन थी। मैं गवाही नहीं दे सकता, मैं देखा हूँ तो मुझे पता होगा कि उसको किस हालत में हैंडओवर किया गया। दिलशाद अहमद खान अगर वो क्रिमिनल थे तो वो हैंडओवर नहीं होने चाहिए थे। भाई, बीमार दहशतगर्दों को भी रखने के तरीक़ेकार है ना, बिल्कुल। अस्पतालों में अंडर कस्टडी रख दिया जाता है, सब कुछ। अगर वो क्रिमिनल थे तो वो हैंडओवर नहीं होने चाहिए थे, और अगर वो हैंडओवर हो गए तो उसका मतलब है वो क्रिमिनल तो नहीं थे। मिस्टेक्स तो हो सकती है ना। नदीम हाशमी के केस में उन्होंने मिस्टेक्स मानी, रिहा किया। मेरे भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर टेक्निकल लेवल पर कोई मिस्टेक है, हम उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, सिर्फ दरखास्त ये करते हैं कि रेक्टिफाई कर लें, अगली बार ना हो। रेक्टिफाई जल्दी कर, और हमारा एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी कुल डिमांड ये है कि गैर इंसानी तशद्दुद किसी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। बात तो ये है ना कि उसकी जो किसी के ऊपर भी नहीं होना वजह जो वो है डेथ, उसकी कॉज ऑफ डेथ, वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। क्या क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ चीज़ें सामने? देखिए ना, मैं अगर कोई बात करूंगा, ये बेहतर नहीं है कि अब ये मामला या तो अगर अदालत में तय होना है, किसी कमीशन के सामने तय होना है। हमारा तो सिर्फ ये मुतालबा है, हमने तो ये भी नहीं कहा कि हमने इदारे के ऊपर जो है वो उंगली उठाई हो, हमने किसी अफसर का नाम लिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आनी चाहिए ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुआ है, वो तो एक एविडेंस है। रिपोर्ट क्या कहती है? अभी आ रही है, अभी रिपोर्ट आ रही है। देखिए, उस पर कोई बात करना, ये सारी चीज़ें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है और इसमें हर वो इकदाम उठाना चाहिए हुकूमत को। और देखें, इन सारे लीगल राइट्स क्रिमिनल्स के भी होते हैं, वो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो तो अभी साबित होना बाकी था, लेकिन क्रिमिनल्स हो तो उसके भी लीगल राइट्स हैं, उसका पैसे नहीं मार सकते। मैं ये करूंगा कि अगर वो क्रिमिनल थे तो छोड़ा क्यों गया? वो छोड़ा गया है, वो खुद कहता है हैंडओवर किया गया है। उसको क्रिमिनल था तो हैंडओवर क्यों हुआ? आई होप कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और उसके बाद तीसरी चीज सामने आ जाए। अच्छा, फिर ये दिलशाद की तरह और भी इस तरह के केसेस हैं जिनमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 3 हमारे PIB के जो सीनियर मेंबर हैं वो लापता हैं, रिपोर्टेड मिसिंग। डॉक्टर फारूक सत्तार, यहाँ मैं एक सवाल दोबारा दोहरा लूँ। मैं 3-4 दफ़ा ये सवाल दोहराया, लेकिन जब आप कहते हैं कि ये दिलशाद वाला वाक़या, अफसोसनाक वाक़या किसी मेरे अपने साथ भी हो तो मैं सारा दिन उसका तज़किरा करूँगा, लेकिन इंडिविजुअल केसेस एक ऑर्गेनाइज तरीके से हिट करने में फ़र्क होता है। ये इंडिविजुअल केसेस हैं या MQM ऑर्गेनाइज तरीके से हिट हो रही है? आप इस पे क्या कहते हैं? मैं इसको इंडिविजुअली हम इसको कंसीडर करते हैं। These are individual cases। हम इंडिविजुअल कंसीडर ऑर्गेनाइज्ड आपको टारगेट करके मारा नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे, अजमल बेग इसी बंस रोड का कारकुन, MQM का यूनिट इंचार्ज, टॉर्चर से मर गया। मुस्तकीम MQM का कारकुन टॉर्चर से मर गया। मैं तो नाम ले रहा हूं ना आपके सामने, दिलशाद टॉर्चर से मर गया। तो मैंने जब ANP वालों से भी डिस्कस किया, करीब कारकुनान लापता हैं, कम से कम हमारे कारकुनान मिसिंग रिपोर्टेड हैं। ANP वालों से इंटरव्यू किया तो उनकी भी कुछ इंडिविजुअल्स के, मैं नाम नहीं गिनवा सकता, मैं भूल गया उनके नाम, लेकिन उन्होंने मेरे शाही सैयद साहब से काफ़ी तफसील से बात की, तो इंडिविजुअल्स के नाम उनके पास भी हैं, लेकिन उन्होंने ये कंप्लेन नहीं किया कि ANP को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। वो कंप्लेन आपकी भी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा नदीम, तो आई शुड अज्यूम कि दीज आर इंडिविजुअल मिस्टेक्स जिसको ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। MQM को या ANP को या पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को लियारी गैंग वॉर की मेरिट पे ट्रीट नहीं किया जा सकता। ट्रू। जो MQM के हिस्से की गलतियां हैं और जो लियारी गैंग वॉर के हिस्से की गलतियां हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क। लेकिन हैदर भाई, क्या आप विलिंग हैं कि जो आपने खुद अपने लफ्जों से कहा कि हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स आपके अंदर हों, कुछ बाकी जमातों के अंदर हों, क्या एज ए पोलिटिकल पार्टी आप कौमी धारे में हैं इस वक्त,
कौमी असम्बली की आपकी जमातों की वोट से हुकूमतें बनती हैं, और अगर आप कोशिश करें तो गिराने में भी हम किरदार अदा कर सकते हैं। इतनी तगड़ी पोजीशन में 22, 24, 25 बड़ी सीटें होती हैं कौमी की। आप पोलिटिकली विलिंग हैं, पर्ज करें उस एलिमेंट को, वो एलिमेंट आपके रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट ना करे, ना सिर्फ आज खत्म हो बल्कि आइंदा के लिए भी जगह ना हो। सियासी जमात हूँ जो पिछले 10 वर्षों में अखबार में खबर देकर 5000 से ज्यादा कारकुनान और जिम्मेदारों को MQM से खारिज कर चुका हूँ, और हर कारकुन की, हर जिम्मेदार की खबर अखबार में भी देता हूँ। हैदर अब्बास रिजवी साहब की नज्मो जब्त की संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस आज से MQM का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, 5000 से ज्यादा। और उसके बाद में पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, उसको ये मुकम्मल इख्तियार देता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी में कार्यकारी जनाब अल्ताफ हुसैन वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि क्रिमिनल की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी ने क्राइम किया है, चाहे वो मेरी जमात का हो, उसको उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, और MQM उसमें कतई रुकावट नहीं होगी। आखिरी चंद मिनट है, थोड़ा सा स्पीड अप। मैंने 2-3 चीज़ें और अभी आपसे पूछनी है। या भत्ते के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मुझे सुनने के पिछले 2 दिनों से मिली। कहते हैं कि अब ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, एक शख्स जाता है, वो इकट्ठा करता है, किसी खास बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, और वो मुतलका पार्टी या खास जगह पे चला जाता है, या तरीके के साथ एक बिजनेसमैन है, वो 4 साथियों से इकट्ठा करता है और दे देता है। एक ये तरीका है। दूसरा है कि वो 50 लाख लिख के पर्ची और गोली साथ आती है और वो फेंक के चले जाते हैं। 2 तरीके से हो रहा है। इल्ज़ाम उसमें आपके ऊपर भी है, और इल्ज़ाम अब इंटरेस्टिंगली जिस जमात पे पहले कभी नहीं था या पीपल्स पार्टी, उसके भी कुछ लोगों के ऊपर है, ANP वालों के भी कुछ लोगों के ऊपर है। देखें, सबसे पहले तो समझे कि जो भी कर रहा है वो क्रिमिनल है, चाहे वो किसी पार्टी का नाम ले, किसी सियासी जमात का लिबादा ओढ़े, या जिस इलाके में वो ऑपरेट कर रहा हो उसके हिसाब से उसकी जो ज़रूरत बनती है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई के अलावा मुझे नहीं याद है कि किसी ने ये ब्लैंक चिट दी हो हुकूमत को और कानून नाफिज करने वालों को, और असेंबली में शोर मचाकर हमने कहा कि हम तो ये भी समझते हैं कि शायद अब फ़ौज की ज़रूरत है कि वो आए और ये सारी चीज़ों को जो है वो क्लीन करे, इसको साफ़ करे। हमने कहा ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, वायलेंस एंड टेररिज्म, इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़, दहशत गर्दी और तशद्दुद में जो मुलव्वस है उनके खिलाफ। यानी इससे मैं इसका एक मैं जवाब और दे रहा हूं। देखिए, आप ये कहेंगे कि हैदर भाई आपकी जमात के लोग भत्ता लें, मैं ये कह दूंगा कि, और ये बहस चलती रहेगी। हाँ। इसका हल ये था कि आप जरा ये देखते कि भत्ते के खिलाफ सिंध में वो कौन सी जमात है जिसने कानून साजी की, वो MQM है। गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस जारी किया, पहला ऑर्डिनेंस बहैसियत गवर्नर सिंध बनते ही जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया वो ये जारी किया कि जी भत्ते के खिलाफ ये सजा होगी, और जब कानून बन जाता है, भत्ता वसूली बहुत ऑर्गेनाइज्ड, और जब बन जाता है, सोफिस्टिकेशन आ गई है। अब वो कारोबारी हजरात से जिस तरीके से कानून बन जाता है ना, तो पुलिस के पास इख्तियार आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो कानून से अभी भी डॉज करें। मलिक, सोफिस्टिकेशन तो इतना भी है कि लास्ट मिनट से मेरे प्रोड्यूसर इशारा कर रहे हैं, अफगानिस्तान की सिमों से फोन आते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक्सटॉर्शन के लिए। पाकिस्तान लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, मेरे प्रोड्यूसर प्रोग्राम खत्म करने का इशारा कर रहे हैं। असले के डेंस किधर हैं? मुझे जो जगह पता चली, और कुछ ऐसे वांटेड लोग, पटेल पाड़ा का नाम आ गया, मंगू पीर का नाम आ गया, और कुछ जगहों के नाम आ गए। आप क्या कहते हैं क्विकली? देखिए, 80% कराची, ये क्या बात दुरुस्त है? 80% कराची का बिगाड़ जो है वो सियासी जमातों में शामिल अनासर जिन पे इल्ज़ाम आता है या वो मिलिटेंट है। 80% बिगाड़ या तो दहशत गर्दों। कहाँ पर है पनागाहें? कहाँ पर पनागाहें? मैं आपको बता दूं, देखें मंगो पीर का ये तो कानून, ये तो जो सरकारी इदारे उनके रिकॉर्ड, मंगो पीर है, इत्तेहाद टाउन है, कमारी कॉलोनी है, जीनत कॉलोनी है, कायदाबाद का इलाका है, सोराब गोट का इलाका है, शेर शाह का जो अतराफ के इलाके हैं उन इलाकों में शेरपाव कॉलोनी है, शेरपाव कॉलोनी है। ये पटेल पाड़ा में क्या है? मुझे 2-3 दफा उसका नाम पटेल पाड़े का देखें ना, ये वो इलाका पटेल पाड़ा सेंटर ऑफ कराची है, और वहां पर दहशतगर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि खुद को जैकेट हमला, लेकिन हम ये भी वाज़ेह करते हैं कि वहाँ के अवाम, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बने हुए। हमारी सारी हमदर्दियां वहाँ के अवाम के लिए हैं। सिर्फ एक लाइन, आपकी जमात मुकम्मल सपोर्ट दे रही है कराची में अमन के लिए? अल्ताफ भाई के और MQM के राब्ता कमेटी के, जहां हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। अगर हमारे बयान देख लें, हमने सिर्फ एक बात याद दिलाई है कि मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, मुकम्मल सपोर्ट है।
हैदराबाद से रिजवी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि मॉनिटरिंग आपने हमें कमेटी join बहुत किया। जरूरी है, जब तक नहीं बनी उसमें हमें आपकी विजिलेंस और मॉनिटरिंग की भी जरूरत जरूर है, बननी मीडिया चाहिए, की स्क्रूटिनी जरूर की बननी जरूरत चाहिए। है। बहुत आज के प्रोग्राम से यहाँ इतना ही, लेकिन कराची के अमन के लिए जो भी कोशिश हो, वो सियासी जमातें हों, लॉ इन्फोर्समेंट हो या मीडिया हो, सबको अपना रोल अदा करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।